CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 107 अध्याय 5 अभाज्य समय 5.1 सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। इडली वड़ा खेल। बच्चे वृत्ताकार बैठे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी दो बोलता है और यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब 3, 6, 9 यानी 3 के गुणज की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने के स्थान पर इडली कहेगा। इसके साथ ही जब 5, 10, 15 यानी 5 के गुणज की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने की जगह वड़ा कहेगा। जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो तो खिलाड़ी इडली वड़ा कहेगा। यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पृष्ठ के चारों ओर बच्चों के चित्र दिए गए हैं जो ये खेल खेल रहे हैं और संख्याओं के अलावा इडली वड़ा भी बोल रहे हैं। खेल तब तक कई चरणों में चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष बच जाए। किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा? ये संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18 आदि और आगे इसी क्रम में होंगी। किन संख्याओं के लिए खिलाड़ी वड़ा कहेगा? ये संख्याएं 5, 10, 15, 20 आदि और आगे इसी क्रम में होंगी। वो कौन सी पहली संख्या होगी जिसके लिए खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा? ये संख्या 15 है जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। ऐसी और संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 की गुणज हैं। ये संख्याएं डैश कहलाती हैं। पृष्ठ 108 आइए पता लगाएं। 1. किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? 2. यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए ए. बच्चा कितनी बार इडली कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। बी. बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। सी. बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा? 3. क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा? इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे? 4. क्या ये आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है? आकृति 5.1 में 3 के गुणज दिए गए हैं, साथ ही 5 के गुणज भी दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 और 5 के सार्वगुणनखंड हैं। संकेत: कल्पना कीजिए कि आप ये खेल 30 तक खेलते हैं। अगर आप 60 तक खेल खेलते हैं तो ऐसी ही आकृति बनाइए। आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेलें। ए 2 और 5, बी 3 और 7, सी 4 और 6। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए, वड़ा बड़ी संख्या के गुणज के लिए और इडली वड़ा सार्वगुणज के लिए कहेंगे। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। यहाँ पृष्ठ के निचले हिस्से में 2 बच्चे ये खेल खेलते नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे ने कहा, कल हमने इस खेल को 2 संख्याओं के साथ खेला। हमने ये खेल इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया। किसी ने भी केवल वड़ा नहीं कहा। दूसरे बच्चे ने कहा, ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? पहले बच्चे ने कहा, एक संख्या 4 थी। पृष्ठ 109 पृष्ठ 109 यहां दी गई संख्या में से कौन सी अन्य संख्या हो सकती है? 2, 3, 5, 8, 10। जैकपॉट के लिए छलांग। जंपी और ग्रम्पी एक खेल खेलते हैं। ग्रम्पी ने किसी संख्या पर एक खजाना रखा। उदाहरण के लिए उसने इसे 24 पर रखा। जंपी ने छलांग के आकार का चयन किया। यदि उसने 4 का चयन किया तो 0 से शुरू करते हुए उसे
4 के गुणज पर छलांग लगानी होगी। जंपी को खजाना मिल जाएगा यदि वो उस संख्या पर पहुंच जाए जहां ग्रम्पी ने खजाना रखा है। कौन सा छलांग का आकार जंपी को 24 पर पहुंचाएगा? यदि वह 4 का चयन करता है तो जंपी पहुंचता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ऐसे ही आगे। पर अन्य सफल छलांग के आकार 2, 3, 6, 8 और 12 होंगे। यहां एक संख्या रेखा एक चित्र के रूप में दी गई है जिस पर ये सभी संख्याएं बताई गई हैं। आप छलांग का आकार 1 और 24 के विषय में क्या कहेंगे? हाँ, वे भी 24 पर पहुंचेंगे। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 सभी 24 को पूर्णतया विभाजित करती हैं। ऐसी संख्याओं को याद कीजिए जिन्हें 24 के गुणनखंड या भाजक कहा जाता है। ग्रम्पी ने खेल के स्तर को थोड़ा कठिन किया। उसने 2 अलग अलग संख्याओं पर 2 खजाने रखे। जंपी को एक छलांग के आकार का चयन करना है और इसी पर टिके या स्थिर रहना है। जंपी को खजाना तभी मिलेगा जब वह चयनित छलांग के आकार से दोनों संख्याओं पर पहुंचेगा। पहले की तरह जंपी 0 से प्रारंभ करता है। ग्रम्पी ने खजाने को 14 और 36 पर रखा। जंपी छलांग का आकार 7 चुनता है। पृष्ठ 110। क्या जंपी दोनों खजानों पर पहुंचेगा? 0 से शुरू करते हुए वह 7, 14, 21, 28, 35, 42 पर पहुंचेगा। हम देखते हैं कि वो 14 पर तो पहुंचता है लेकिन 36 पर नहीं पहुंचता, अतः उसे खजाना नहीं मिलता। उसे कौन से छलांग के आकार का चयन करना चाहिए था? 14 के गुणनखंड हैं 1, 2, 7, 14, तो इन छलांग के आकार से वह 14 पर अवश्य पहुंचेगा। 36 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। इन छलांग के आकार से वह 36 पर अवश्य पहुंचेगा। अतः 1 या 2 के छलांग के आकार से वह 14 और 36 दोनों पर अवश्य पहुंचेगा। यहां ध्यान दीजिए कि संख्या 1 और 2 संख्याओं 14 और 36 के सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। वे संभव छलांग के आकार जिनसे दोनों खजानों तक पहुंचा जा सके उन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं जिन पर खजाना रखा हुआ है। कौन सा छलांग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकता है? यहां बहुत सारे छलांग के आकार संभव हैं। उन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहां दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका से आपने क्या समझा? यहां कुछ संख्याओं की एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ संख्याओं पर गोले लगे हैं। यहां तालिका में कुछ संख्याओं पर गोले लगाए गए हैं और कुछ संख्याएं छायांकित बॉक्स में हैं। तालिका में 1, क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ समानता है? 2, क्या वृत्त में अंकित संख्याओं के बीच कुछ समानता है? 3, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में हैं? इन संख्याओं को क्या कहते हैं? आइए पता लगाएं। 1, 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 111। 2, मैं कौन हूं? ए, मैं 40 से कम एक संख्या हूं। मेरा एक गुणनखंड 7 है। मेरे अंकों का जोड़ 8 है। बी, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूं। मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं। मेरा एक अंक दूसरे से 1 अधिक है। 3, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाती है। संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है। इसके गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। इनका योग 56 है जो कि 28 का दुगना है। 1 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। 4, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए, 20 और 28, बी, 35 और 50, सी, 4, 8 और 12, डी, 5, 15 और 25।
5. 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज हैं लेकिन 50 की नहीं. 6. अंशु और उसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं. दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं. पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वो संख्या 50 के पश्चात आती है. वे दोनों संख्याएं क्या होंगी जिन्हें इडली और वड़ा कहा गया है? 7. खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है. दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए? 8. यहां दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है. पता लगाइए कि वे संख्याएं कौन सी हो सकती हैं और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए. यहां एक चित्र में ये बताया गया है. डैश के गुणज, डैश के गुणज. रिक्त स्थानों को भरिए. सार्वगुणज आपके सामने हैं. 9. एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो. 10. एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो. पृष्ठ 112. 5.2 अभाज्य संख्याएं. गुणा और अंशु अपने फार्म में उगने वाले अंजीरों को बांधकर पैक करना चाहते हैं. गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीर रखना चाहता है और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीर रखना चाहता है. ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? ऐसे विभिन्न तरीके सोचिए और ज्ञात कीजिए जिनमें 1. गुणा 12 अंजीर आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है. 2. अंशु 7 अंजीरों को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है. गुणा ने व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई है. प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों यानी कॉलम की संख्याओं को ध्यान से देखिए. प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों यानी कॉलम की संख्याओं पर ध्यान दीजिए. ये 12 से किस प्रकार से संबंधित हैं? पृष्ठ के दाहिनी ओर एक चित्र के रूप में ये बताया गया है. उदाहरण के लिए दूसरी व्यवस्था में 12 अंजीरों को 2 स्तंभों जिनमें प्रत्येक में 6 अंजीरों को व्यवस्थित किया गया है या 12 बराबर 2 गुणा 6. अंशु केवल एक व्यवस्था बना सकता है 7 गुणा 1 या 1 गुणा 7. यहां अन्य कोई आयताकार व्यवस्था संभव नहीं है. गुणा की प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणन कर 12 प्राप्त होता है. अतः पंक्ति या स्तंभों की संख्या 12 के गुणनखंड हैं. ये दृष्टिगत होता है कि संख्या 12 को हम एक से अधिक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं क्योंकि 12 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं. संख्या 7 केवल एक ही तरह से व्यवस्थित हो सकती है क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं 1 और 7. ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स या अभाज्य यानी प्राइम्स कहलाती हैं. कुछ प्रारंभिक अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ध्यान दीजिए किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक और वो संख्या स्वयं होती है. ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. पहली कुछ भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. पृष्ठ 113. संख्या 1 के विषय में क्या कहेंगे? इसका केवल एक गुणनखंड है. 1 न ही अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है. 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं? अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक रोचक तरीका दिया गया है. यहां दिए गए चरणों का प्रयोग करते हुए ध्यान दीजिए कि क्या परिणाम निकलता है. चरण 1. 1 को काट दीजिए क्योंकि ये न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य है. यहां पृष्ठ के दाहिनी ओर संख्याओं की एक ग्रिड दी गई है
जो 1 से शुरू होकर 100 तक जाती है। चरण 2, 2 पर गोल घेरा बनाइए और 2 के अन्य सभी गुणजों जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। चरण 3, आप देखेंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। 3 पर गोल घेरा बना दीजिए। 3 के अन्य सभी गुणजों जैसे 6, 9, 12 इत्यादि को काट दीजिए। चरण 4, अगली बिना कटी संख्या 5 है। 5 पर घेरा बनाइए। इसको छोड़कर 5 के अन्य सभी गुणजों 10, 15, 20 इत्यादि को काट दीजिए। चरण 5, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक उपरोक्त सूची की सभी संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या उन्हें काट न दिया जाए। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 1 के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये विधि इराटोस्थीन्स की छलनी यानी सीव ऑफ इराटोस्थीन्स कहलाती है। पृष्ठ के दाहिनी ओर नीचे की तरफ 2 बच्चे आपस में इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, यह निश्चित ही कोई जादू नहीं है, इसके करने के पीछे जरूर कोई कारण है। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इराटोस्थीन्स 2200 वर्ष पूर्व एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करने की यह विधि विकसित की थी। पृष्ठ 114 है। गुणा और अंशु आश्चर्यचकित हैं कि इस सरल विधि द्वारा अभाज्य संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। सोचिए कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। दिए गए चरणों को पुनः पढ़िए और ध्यान दीजिए कि प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। आइए पता लगाएं। 1, हमने ध्यान दिया कि 2 एक अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? 2, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची पर ध्यान दीजिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? 3, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थीं? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? ये भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं? युगों युगों से अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं के निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्रीक सभ्यता 2000 वर्षों से भी पहले से शुरू करते हुए आज तक गणितज्ञ उनके रहस्यों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोच के लिए खुराक। क्या कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्याओं की सूची बिना किसी अंत के बढ़ती रहेगी? यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसका उत्तर दिया। आप भी आगे की कक्षा में ये जान पाएंगे। मनोरंजक तथ्य। किसी के द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इतनी बड़ी है कि वो 6500 पृष्ठों पर लिखी गई है। अतः हम उसे केवल एक कंप्यूटर पर ही लिख सकते हैं। 4, इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? 23, 51, 37, 26। 5, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। 6, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। 7, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। 8, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वां अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वां अभाज्य युग्म हैं। इसी प्रकार 17 और 19 हैं। 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वां अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 115 है। 9, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। ए,
ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो। बी, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। सी, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। डी, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। ई, संख्याएं 2 तथा 3 अभाज्य हैं। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। 10. यहां दी गई कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 45, 60, 91, 105, 330। 11. अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं? 12. ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणा 3 जमा 1 बराबर 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करने और 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। 5.3 खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह अभाज्य संख्याएं यानी को-प्राइम नंबर्स। कौन से जोड़े सुरक्षित हैं? खजाना ढूंढने वाले खेल पर पुनः ध्यान देते हैं। इस बार खजाने 2 संख्याओं पर रखे हैं। जंपी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वो दोनों संख्याओं पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। यहां एक नया नियम भी है। 1 को छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है। ग्रम्पी खजाने को कहां रखे कि जंपी दोनों संख्याओं तक न पहुंच सके? क्या खजानों को 12 और 26 पर रखने से काम हो जाएगा? नहीं, छलांग का आकार 2 लेने पर जंपी 12 और 26 दोनों तक पहुंच सकता है। 4 और 9 के बारे में आप क्या कहेंगे? एक छलांग आकार का प्रयोग किए बिना जंपी दोनों युग्मों तक नहीं पहुंच सकता। अतः ग्रम्पी जानता है कि युग्म 4 और 9 उसके लिए सुरक्षित हैं। जांचिए क्या ये युग्म सुरक्षित हैं? ए 15 और 39, बी 4 और 15, सी 18 और 29, डी 20 और 55। पृष्ठ 116। सुरक्षित युग्मों के विषय में क्या विशेष है? उनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, चूंकि 15 और 39 में 3 एक सार्वगुणनखंड है, अतः ये सह अभाज्य नहीं है, लेकिन 4 और 9 सह अभाज्य हैं। यहां दिया गया कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है? ए 18 और 35, बी 15 और 37, सी 30 और 415, डी 17 और 69, ई 81 और 18। भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली वड़ा खेल खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात पर ध्यान दिया। 1. कभी कभी प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान था। 2. अन्य स्थितियों में प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा था। उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। ये संख्या युग्म के सह अभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है? सह अभाज्य कला। यहां दी गई धागे की कला पर गौर कीजिए। पहली आकृति में 12 खूंटियां हैं। धागा हर चौथी खूंटी से बंधा है। हम कह सकते हैं कि धागे का अंतर 4 है। दूसरी आकृति में 13 खूंटियां हैं और धागे का अंतर 3 है। अन्य आकृतियों के विषय में आप क्या सोचते हैं? इन आकृतियों पर ध्यान दीजिए, अपनी जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए
और चर्चा कीजिए। पृष्ठ के निचले हिस्से में 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। कुछ आकृतियों में धागा प्रत्येक खूंटी से बंधा है एवं कुछ में नहीं बंधा है। क्या ये दो संख्याओं यानी खूंटियों की संख्या और धागे के अंतर के सह अभाज्य होने से संबंधित है? पृष्ठ 117। अब आप कुछ ऐसी ही आकृतियां बनाइए। ए 15 खूंटी, धागे का अंतर 10। बी 10 खूंटी, धागे का अंतर 7। बी 14 खूंटी, धागे का अंतर 6। डी 8 खूंटी, धागे का अंतर 7। 5.4 अभाज्य गुणनखंडन। दो संख्याओं की सह अभाज्यता की जांच करना। शिक्षक, क्या 56 और 63 सह अभाज्य हैं? अंशु और गुणा, यदि उनका सार्व गुणनखंड संख्या 1 से अलग है तो वे सह अभाज्य नहीं होंगी। आइए जांच करते हैं। अंशु, मैं लिख सकता हूं कि 56 बराबर 14 गुणा 4 और 63 बराबर 21 गुणा 3। इस प्रकार 14 और 4 संख्या 56 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 21 और 3 संख्या 63 के गुणनखंड हैं। अतः इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हैं और ये संख्याएं सह अभाज्य हैं। गुणा, रुको, मैं 56 बराबर 7 गुणा 8 और 63 बराबर 9 गुणा 7 भी लिख सकता हूं। हम ध्यान देंगे कि 7 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, अतः ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं हैं। स्पष्ट रूप से गुणा सही है क्योंकि 7 एक सार्वगुणनखंड है। लेकिन अंशु ने गलती कहां की? 56 बराबर 14 गुणा 4 हमें बताता है कि 14 और 4 दोनों 56 के गुणनखंड हैं, लेकिन इससे 56 के सभी गुणनखंडों का पता नहीं चलता। क्या 63 के गुणनखंड के लिए भी ऐसा ही है? एक अन्य उदाहरण 80 और 63 का लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालने के अनेक तरीके हैं। 80 बराबर 40 गुणा 2 बराबर 20 गुणा 4 बराबर 10 गुणा 8 बराबर 16 गुणा 5 बराबर, आप सोचिए, 63 बराबर 9 गुणा 7 बराबर 3 गुणा 21 बराबर, कुछ और सोचिए। हमने प्रश्न चिन्ह लिखा है क्योंकि इन संख्याओं के गुणनखंड करने के और भी तरीके हैं। लेकिन यदि हम उनमें से कोई एक गुणनखंड लें, उदाहरण के लिए 80 बराबर 16 गुणा 5 और 63 बराबर 9 गुणा 7, तो इनमें कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। क्या हम यहां ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 80 और 63 सह अभाज्य हैं? चूंकि ऊपर अंशु की गलती दर्शाती है, अतः हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुणनखंडन के अन्य तरीके भी हैं। इसका अर्थ है कि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें और अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पृष्ठ 118 अभाज्य गुणनखंडन। एक संख्या 56 को उदाहरण के रूप में लेते हैं, जो कि भाज्य संख्या है। जैसा कि हमने देखा कि 56 बराबर 4 गुणा 14 लिखा जा सकता है, अतः 4 और 14 दोनों 56 के गुणनखंड हैं। अब इनमें से एक लेते हैं। मान लीजिए 14, ये भाज्य संख्या है और हम इसे 14 बराबर 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। अतः 56 बराबर 4 गुणा 2 गुणा 7। यहां 4 एक भाज्य संख्या है और 4 बराबर 2 गुणा 2, अतः 56 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। गुणनखंड 2 और 7 जो यहां उल्लेखित हैं अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हम इन्हें और आगे विभाजित नहीं कर सकते। निष्कर्ष में
हमने 56 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। ये 56 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। एकक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 2 और 7 संख्या 56 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 1 से बड़ी प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन होता है। यहां अवधारणा है, भाज्य संख्या को गुणनखंडों के रूप में तब तक लिखिए जब तक केवल अभाज्य संख्या न रह जाए। संख्या 1 का कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। ये किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता। अभाज्य संख्या जैसे 7 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? ये केवल 7 है। हम इसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। आइए कुछ और उदाहरण पर ध्यान दें। अलग अलग तरीकों से विभाजित करते हुए हमने 63 को लिखा 3 गुणा 3 गुणा 7 और 3 गुणा 7 गुणा 3। क्या ये अलग अलग हैं? वास्तव में नहीं। वही अभाज्य संख्याएं 3 और 7 दोनों स्थितियों में दी गई हैं। दोनों स्थितियों में संख्या 3 2 बार और संख्या 7 1 बार आ रही है। पृष्ठ के निचले हिस्से में दी गई आकृति में 36 के अभाज्य गुणनखंडन को 4 विभिन्न तरीकों से दिया गया है। ध्यान दीजिए, इन चारों स्थितियों में 2 बार 2 और 2 बार 3 प्राप्त हो रहा है। उन्हें पुनः गुणन करके देखिए, हमें चारों स्थितियों में 36 प्राप्त होता है। पृष्ठ 119। यदि अभाज्य गुणनखंडन के क्रम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी संख्या के लिए केवल एक अभाज्य गुणनखंडन होता है। हम यहां बता रहे हैं कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी जैसा कि हमने इन उदाहरणों में ध्यान दिया कि हम परिणाम तक विभिन्न तरीकों से पहुंच सकते हैं। क्या क्रम महत्वपूर्ण है? यहां एक चित्र दिया गया है। इस चित्र की मदद से क्या आप समझा सकते हैं कि 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 क्यों होता है? चाहे आप 2, 3 और 5 को किसी भी तरह से गुणन करें। जब हम संख्याओं का गुणन करते हैं तो हम ये किसी भी क्रम में कर सकते हैं। परिणाम एक समान होगा। इसीलिए जब 2 बार 2 और 2 बार 3 को किसी भी क्रम में गुणन किया जाता है तो हमें 36 प्राप्त होता है। आगे की कक्षा में हम इसका गुणन की क्रम विनिमेयता और साहचर्यता के नाम से अध्ययन करेंगे। अतः क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। साधारणतया अभाज्य संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। उदाहरण के लिए 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। दो संख्याओं के गुणनफल का अभाज्य गुणनखंडन। जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इसे 2 गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए 72 बराबर 12 गुणा 6। इसके पश्चात हम दोनों प्राप्त गुणनखंडों वाली प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 6 बराबर 2 गुणा 3। क्या अब आप 72 का अभाज्य गुणनखंडन बता सकते हैं? वास्तविक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए दोनों के गुणनखंडों को एक साथ लिखना होगा। 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। पृष्ठ 120। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणन करके जांचिए कि हमें फिर से 72 प्राप्त होता है। अवलोकन कीजिए कि 72 के गुणनखंडन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया। इसकी तुलना इस तथ्य से कीजिए
कि जब 12 और 6 के गुणनखंडों को एक साथ लिखते हैं तो ये संख्याएं कितनी बार आती हैं? आइए पता लगाएं। 1. यहां दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 64, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331, 1000। 2. किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक बार 2, 2 बार 3 और एक बार 11 हो तो वो संख्या क्या होगी? 3. 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो। 4. बिना गुणा किए इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ए 56 गुणा 25, बी 108 गुणा 75, सी 1000 गुणा 81। 5. वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंडन में ए 3 अलग अभाज्य संख्याएं हों, बी 4 अलग अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य गुणनखंडन संख्याओं के अध्ययन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। आइए 2 उपयोगी विधियों पर चर्चा करें। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 संख्याओं की सह अभाज्यता की जांच करना। आइए पुनः संख्याएं 56 और 63 लें। कैसे जांचें कि ये सह अभाज्य हैं? आइए हम दोनों के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। 56 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और 63 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7। हम ध्यान देते हैं कि संख्या 7 56 का अभाज्य गुणनखंड है और 63 का भी। अतः 56 और 63 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। 80 और 63 के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हैं। 80 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 63 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7। पृष्ठ 121। इसमें कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे सह अभाज्य हैं? माना कि उनका एक भाज्य सार्व गुणनखंड है, तो क्या इस भाज्य सार्व गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 80 और 63 के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित हैं? अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वे दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें। उदाहरण 40 और 231 लीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार हैं। 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 231 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 11। ध्यान दीजिए कि कोई सार्व अभाज्य गुणनखंडन नहीं है जो 40 और 231 को विभाजित करता हो। संख्या 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, जबकि 231 के अभाज्य गुणनखंड 3, 7 और 11 हैं। अतः 40 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं। उदाहरण 242 और 195 लीजिए। इनका अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार है। 242 बराबर 2 गुणा 11 गुणा 11 और 195 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 13। 242 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 हैं। 195 के अभाज्य गुणनखंड 3, 5 और 13 हैं। इनके कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 242 और 195 सह अभाज्य हैं। अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच करना। हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित होगा। हम कहते हैं कि 48 संख्या 12 से विभाजित होती है, क्योंकि
जब हम 48 को 12 से भाग देते हैं तो शेष फल 0 प्राप्त होता है। बिना लंबी विभाजन विधि के हम कैसे जांचें कि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? उदाहरण, क्या 168 संख्या 12 से विभाजित होगी? दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 168 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। क्योंकि हम किसी भी क्रम में गुणन कर सकते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि 168 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 बराबर 12 गुणा 14 है। अतः 168 संख्या 12 से विभाजित होती है। पृष्ठ 122। उदाहरण, क्या 75 संख्या 21 से विभाजित होती है? दोनों के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 और 21 बराबर 3 गुणा 7। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण की चर्चा में ध्यान दिया कि यदि 75 संख्या 21 का गुणज है तो 21 के सभी अभाज्य गुणनखंड 75 के भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन 7 संख्या 21 का अभाज्य गुणनखंड है पर 75 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 75 संख्या 21 से विभाजित नहीं होती। उदाहरण, क्या 42 संख्या 12 से विभाजित होता है? दोनों के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 42 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7 और 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड संख्या 42 के गुणनखंडों में सम्मिलित हैं, लेकिन 12 का अभाज्य गुणनखंडन 42 के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित नहीं है। यह इसलिए होता है जब हम 12 के अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करते हैं तो 2 बार आता है, परंतु जब हम 42 के अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करते हैं तो 2 1 बार आता है। इसका अर्थ है 42 संख्या 12 से विभाजित नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित होते हैं। आइए पता लगाएं। 1. क्या यहां दिए गए संख्या युग्म सह अभाज्य संख्याएं हैं? पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। A 30 और 45, B 57 और 85, C 121 और 1331, D 343 और 216। 2. क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कीजिए। A 225 और 27, B 96 और 24, C 343 और 17 है, D 999 और 99। 3. पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणा 3 गुणा 7 है और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 3 गुणा 7 गुणा 11 है। क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? 4. गुणा कहता है कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। क्या वो सही है? 5.5 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अभी तक हमने विभिन्न संदर्भों में संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं, अथवा संख्या युग्म सह अभाज्य है या नहीं। पृष्ठ 123। छोटी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना सरल है। बड़ी संख्याओं के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए एक संख्या 8560 लेते हैं। क्या इसके 2 से 10 तक यानी 2, 3, 4, 5 आदि 9, 10 कोई गुणनखंड हैं? ये संख्याएं गुणनखंड हैं या नहीं, ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।
क्या आप उन्हें ज्ञात कर सकते हो? 10 से विभाज्यता। आइए 10 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित होती है? दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं कि क्या 10 संख्या 8560 का एक गुणनखंड है? इसके लिए हम 10 के गुणजों के पैटर्न को देखते हैं। 10 के कुछ प्रारंभिक गुणज इस प्रकार हैं: 10, 20, 30, 40। इस क्रम को जारी रखिए और पैटर्न का अवलोकन कीजिए। क्या संख्या 125 संख्या 10 का गुणज है? क्या पिछले अनुक्रम में यह संख्या दिखाई देती है? क्यों या क्यों नहीं? क्या अब आप बता सकते हैं कि 8560 संख्या 10 से विभाजित है? इस कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? 5 से विभाज्यता। 5 एक अन्य संख्या है जिसकी विभाज्यता को सरलता से जांचा जा सकता है। हम इसे कैसे करेंगे? 5 के गुणजों जैसे 5, 10, 15, 20, 25 आदि की सूची बनाकर इसकी खोज कीजिए। इन संख्याओं में आप क्या देखते हैं? क्या आप इनके अंतिम अंक में कोई पैटर्न देखते हैं? 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 से विभाजित होती है? क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित होती है? कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं वे या तो 0 पर समाप्त होती हैं या 5 पर समाप्त होती हैं। क्या आप सहमत हैं? 2 से विभाज्यता। 2 के कुछ प्रारंभिक गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हैं। आप यहां क्या देखते हैं? क्या इनके अंतिम अंक में आपको कोई पैटर्न दिखता है? पृष्ठ 124। क्या संख्या 682 2 से विभाजित होती है? क्या हम इसका उत्तर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दे सकते हैं? क्या संख्या 8560 2 से विभाजित होती है? क्यों या क्यों नहीं? इस कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे 0, 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? 399 और 411 के बीच 2 के सभी गुणज क्या हैं? 4 से विभाज्यता। कोई संख्या 4 से विभाजित होती है इसकी जांच भी आसानी से की जा सकती है। इसके गुणजों 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 आदि को देखिए। क्या आप इनमें किसी पैटर्न को देखते हैं जिसका उपयोग किया जा सके? 10, 5 और 2 के गुणजों के अंतिम अंकों में पैटर्न रहे हैं जिसका उपयोग हमने इनकी विभाज्यता की जांच करने के लिए किया। इसी प्रकार से क्या हम अंतिम अंक देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी? ये पैटर्न यहां लागू नहीं होता। अब 12 और 22 को देखिए। इनका अंतिम अंक समान है, परंतु 12 तो 4 का गुणज है जबकि 22 नहीं है। इसी प्रकार से 14 और 24 में अंतिम अंक समान है, परंतु 14 संख्या 4 का गुणज नहीं है जबकि 24 है। इसी प्रकार 16 और 26 या 18 और 28 हैं। इसका अर्थ यह है कि संख्या के अंतिम अंक को देखकर हम नहीं बता सकते कि वो संख्या 4 का गुणज है या नहीं। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर संख्या के अंतिम के अधिक अंक देखकर दे सकते हैं? 1 से 200 के बीच 4 के गुणजों की सूची बनाइए और पैटर्न खोजिए। 330 और 340 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों। साथ ही 1730 और 1740 तथा 2030 और 2040 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं? क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है? इन कथनों पर विचार कीजिए। 1.
किसी संख्या की 4 से विभाज्यता का निर्धारण करते समय उस संख्या के केवल अंतिम 2 अंक महत्व रखते हैं। 2. यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो मूल संख्या भी 4 से विभाजित होती है। 3. यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? पृष्ठ 125। 8 से विभाज्यता। ये जानना रोचक है कि 8 से विभाज्यता की जांच भी सरलता से की जा सकती है। क्या इसके लिए अंतिम 2 अंकों का उपयोग किया जा सकता है? 120 और 140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। साथ ही 1120 और 1140 तथा 3120 और 3140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं? 8560 के अंतिम 2 अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो। इन कथनों पर विचार करें। 1. दी गई संख्या 8 से विभाज्य है, ये पता करने के लिए केवल अंतिम 3 अंक ही महत्व रखते हैं। 2. यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वो मूल संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 3. यदि मूल संख्या 8 से विभाज्य है तो उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? हमने ध्यान दिया कि कोई संख्या गुणनखंड है या नहीं, ये जांचने के लिए हमेशा लंबी विभाजन विधि की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कुछ अवलोकनों के उपयोग से 10, 5, 2, 4, 8 के लिए सरल विधियां निकाली। क्या हमारे पास अन्य संख्याओं के लिए भी ऐसी सरल विधियां हैं? हम अगली कक्षाओं में 3, 6, 7 और 9 से विभाज्यता के परीक्षण करने के सरल तरीकों पर विचार करेंगे। आइए पता लगाएं। 1. 2024 एक अधिवर्ष है, अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित हैं लेकिन 400 से नहीं। ए. आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे? बी. वर्ष 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे? 2. सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हों और पैलिंड्रोम भी हों। 3. खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। पृष्ठ 126। ए. 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। बी. 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। 4. इन संख्याओं में से प्रत्येक को ए 10, बी 5, सी 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345। 5. शिक्षक ने पूछा कि क्या 14560 संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य है। गुणा ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से 14560 की विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14560 उन सभी संख्याओं से भी विभाज्य है। वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? 6. यहां दी गई कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य हैं? 572, 2352, 5600, 6000, 7,76,22,160। 7. 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। 5.6,
संख्याओं के साथ मनोरंजन। विशेष संख्याएं। यहां एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में 4 संख्याएं हैं। आपको कौन सी संख्या विशेष लगती है? आपको ऐसा क्यों लगता है? 4 संख्याएं हैं 9, 16, 25, 43। सुनिए, गुणा के सहपाठियों ने क्या साझा किया। कर्णावती कहती है 9 विशेष है क्योंकि ये 1 अंकीय संख्या है, जबकि अन्य संख्याएं 2 अंकीय हैं। गुरप्रीत कहता है 9 विशेष है क्योंकि ये एकमात्र संख्या है जो 3 का गुणज है। मुरुगन कहता है 16 विशेष है क्योंकि ये एकमात्र सम संख्या है और 4 का एकमात्र गुणज भी। गोपिका कहती है 25 विशेष है क्योंकि ये 5 का एकमात्र गुणज है। पृष्ठ 127। याज्ञिकी कहती है 43 विशेष है क्योंकि ये एकमात्र अभाज्य संख्या है। राधा कहती है 43 विशेष है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो वर्ग नहीं है। यहां आगे कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक बॉक्स में 4 संख्याएं हैं। प्रत्येक बॉक्स के लिए ये कहने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक संख्या अन्य की तुलना में किस प्रकार विशेष है। अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए और पता लगाइए कि किसने वही कारण बताए जो आपने दिए। क्या किसी ने अलग कारण बताए जो शायद आपने न सोचे हों? 4 अलग अलग बॉक्स में 16 अलग संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं हैं 5, 7, 12, 35, 3, 8, 11, 24, 27, 3, 123, 31, 17, 27, 44, 65। एक अभाज्य पहेली। यहां 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर का चित्र एक पहेली बताता है, दाहिनी ओर का चित्र उस पहेली का हल है। सोचिए, पहेली सुलझाने के क्या नियम हो सकते हैं। बाएं चित्र की संख्याएं हैं 75, 42, 102, 170, 30 और 63। दाएं चित्र की संख्याएं हैं 5, 5, 3, 75, 2, 3, 7, 42, 17, 2, 3, 102, 170, 30, 63। पहले चित्र यानी ग्रिड में 9 बक्से खाली छोड़े गए हैं जिनका हल या उत्तर अगले चित्र या ग्रिड में दिया गया है। नियम। ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। यहां 2 अलग अलग ग्रिड दी गई हैं। पहली ग्रिड में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ खाली हैं। बाद की संख्याएं हैं 105, 20, 30 स्तंभ में और पंक्ति में 28, 125, 18 है। दूसरे ग्रिड में भी पहली 9 संख्याएं यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ खाली हैं। आखिरी स्तंभ की संख्याएं हैं 8, 105, 70 और आखिरी पंक्ति की संख्याएं हैं 30, 70, 28। पृष्ठ 128। यहां फिर से 2 ग्रिड दिए गए हैं जिसमें पहली 3 पंक्तियां और पहले 3 स्तंभ खाली हैं। आखिरी स्तंभ की संख्याएं हैं 63, 27, 190 और आखिरी पंक्ति की संख्याएं 45, 42, 171। दाहिनी ओर के ग्रिड में भी पहली 3 पंक्तियां और स्तंभ खाली हैं। आखिरी स्तंभ की संख्याएं हैं 343, 66, 44। आखिरी पंक्ति की संख्याएं 28, 154, 231। सारांश। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड होगा। उदाहरण के लिए संख्या 4 12 का गुणनखंड है क्योंकि 12 संख्या 4 से विभाजित होती है। 12 भाग 4 बराबर 3। 2, 3, 5, 7, 11 जैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, संख्या 1
और वो संख्या स्वयं। भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9 आदि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड। उदाहरण के लिए 8 का एक गुणनखंड 4 है, 9 का गुणनखंड 3 है, इसलिए 8 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या जो 1 से बड़ी है अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है। इसे संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए 84 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडन करने का केवल एक ही तरीका है जिसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 संख्याएं सह अभाज्य हैं ये जांचने के लिए उन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और जांच करेंगे कि क्या दोनों का कोई सार्वगुणनखंड है। यदि नहीं तो वे दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, यदि हां तो वे सह अभाज्य नहीं हैं। यदि पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंडन दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। अध्याय 5 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।